नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल रूल फॉर LDCE निविदा। नोट, जो भी आंकड़े दर्शाए हैं समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान आंकड़े के लिए रेलवे बोर्ड के लेटेस्ट ऑर्डर देखें। रेलवे द्वारा भंडार की आपूर्ति अथवा निर्माण कार्यों के लिए जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं उन्हें निविदा कहते हैं। निविदा या टेंडर एक प्रकार का प्रस्ताव है जो कि ठेकेदारों के द्वारा कुछ निश्चित शर्तों एवं निश्चित अवधि में किसी कार्य को करने या भंडार की आपूर्ति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर सभी निर्माण कार्य करने, मरम्मत और संरक्षण या माल की सप्लाई के लिए ठेकेदारों की एजेंसी का प्रयोग किया जाता है। कोई कार्य या माल की सप्लाई का ठेका किसी ठेकेदारों को देने से पूर्व निश्चित संख्या में ऐसे ठेकेदारों को अपनी दर जिस पर वह कार्य या माल सप्लाई कर सकते हैं भेजने के लिए कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कम से कम सबसे उपयुक्त ठेकेदार को चुना जा सके। सामान्यतः 25,000 रुपये से अधिक के सभी कार्यों सप्लाई के लिए सर्वाधिक खुले और सार्वजनिक तौर पर निविदा बुलाना चाहिए। मूल्य अनुसूची पर आधारित मामलों में यह सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। निम्न परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी निविदा पद्धति के बिना ठेका दे सकता है जब इसके लिए कारण पर्याप्त है कि ऐसा करना जनता के हित में नहीं होगा कि टेंडर बुलाकर ठेका दिया जाए। जहां ठेके की कीमत 25,000 रुपये तक है और महाप्रबंधक यह समझते हैं कि टेंडर बुलाना लाभदायक या व्यावहारिक नहीं है। कार्यों के ठेके जो कि रेलवे पर दर सूची के आधार पर दिए जाते हैं, वहां यदि उनकी कीमत 50,000 रुपये तक है तो महाप्रबंधक बिना कारण लिखे टेंडर पद्धति के बिना ठेका दे सकते हैं। अन्य सभी मामलों जहां महाप्रबंधक यह समझता है कि टेंडर बुलाना उचित नहीं, कारण लिखने के बाद वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी को सूचनार्थ भेज सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ठेके का परिविभाजन ना हो और उचित दर स्वीकार की जाए। जब यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इसी प्रकार की वस्तु कहीं और जगह नहीं बनाई जा रही है या बेची जा रही है जो कि इसके बदले में इस्तेमाल की जा सके, लेखा विभाग द्वारा ऐसे मामलों में जांच की जाती है। प्राप्त और स्वीकार करने योग्य सब खोली गई निविदा की प्रभारी कार्यालय द्वारा एक तुलनात्मक विवरण बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों और अन्य शर्तों के अलावा पिछली खरीद की कीमत, शर्तों पर टिप्पणी आदि होती है। इस तुलनात्मक विवरण की जांच में लेखा विभाग की कीमत, शर्तों पर टिप्पणी आदि होती है। इस तुलनात्मक विवरण की जांच लेखा विभाग के मनोनीत लेखाधिकारी द्वारा की जाती है जो विवरण की पूर्ण जांच कर सत्यापन करता है। लेखा सदस्य की सूचनार्थ एक हिमायती टिप्पणी भी तैयार की जाती है। इसके पश्चात टेंडर पर टेंडर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। टेंडर कमेटी का एक सदस्य उपयुक्त स्तर का लेखाधिकारी भी होता है। टेंडर कमेटी के विचार विमर्श के मिनट्स और सिफारिश लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं जिस पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करते हैं
और इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कई बार निविदाकर्ताओं के साथ बातचीत नेगोशिएशन भी की जाती है जिससे बेहतर दर प्राप्त की जा सके। इस बातचीत में लेखाधिकारी भी सम्मिलित होता है। नियमानुसार कोई भी ठेकेदार को कार्य या माल की सप्लाई की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि संबंधित टेंडर पर सक्षम अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। निविदाओं के प्रकार। पहला, खुली निविदा। इस पद्धति का उपयोग किसी भी कार्य के लिए खर्च किए गए धन का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं जिससे अच्छी प्रतियोगी दरें प्राप्त होती हैं। सामान्यतः 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सभी कार्यों के लिए यह पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, परंतु महाप्रबंधक द्वारा सार्वजनिक हित में 5 लाख रुपये तक के मूल्यों के कार्यों के लिए वित्तीय सहमति प्राप्ति के बाद सीमित निविदा की अनुमति से सकता है। विज्ञापन में दी गई तिथि, समय एवं स्थान पर निविदा समिति द्वारा निविदा खोली जाती है और सबसे कम दर वाली निविदा मंजूर की जाती है। दूसरा, सीमित निविदा। इस पद्धति के अंतर्गत निविदा उन्हीं ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है जो ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में हों, जिन कार्यों की अनुमानित लागत 50 लाख रुपए तथा महाप्रबंधक की अनुमति से 5 लाख तक के लिए उपयोग में लाई जाती है। विशेष सीमित निविदा महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहमति से अति आवश्यक कार्यों के लिए अनुमोदित सूची के ठेकेदारों में से आमंत्रित की जाती है। तीसरा, एकल निविदा। इस पद्धति में रेल प्रशासन केवल एक विशिष्ट व्यक्ति, फर्म या ठेकेदार से निविदा आमंत्रित करता है। यह उस स्थिति में आमंत्रित की जाती है जब किसी ठेके की कीमत गैर एकाधिकार मद में 10,000 रुपये कम तथा एकाधिकार मद में 50,000 रुपये से कम हो। चौथा, ग्लोबल निविदा। यह पद्धति रेलवे बोर्ड अथवा भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से कार्य करवाने अथवा खरीद के लिए अपनाई जाती है। इस पद्धति में महाप्रबंधक को कोई पावर नहीं होता है। पांचवा, बुलेटिन निविदा। 3 लाख रुपए से कम मूल्य के भंडार की खरीद के लिए बुलेटिन निविदा मंगाई जाती है। निविदा का प्रकाशन रेलवे द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में किया जाता है और जो बुलेटिन का सदस्य होता है वह निविदा भेज सकता है। विलंबित और देर से प्राप्त निविदा। विलंबित निविदा, यह कोई निविदा खोलने से पहले लेकिन प्राप्ति की निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त होता है तो उसे विलंबित निविदा कहते हैं। ऐसी निविदा को उसी तरह निपटाया जाता है जिस तरह पूर्व में प्राप्त निविदा निपटाई जाती है। देर से प्राप्त निविदा, जब कोई निविदा जमा कराने के दिनांक व समय के बाद तथा निविदा खोलने के पश्चात प्राप्त होती है उसे देर से प्राप्त निविदा कहते हैं। नोट। पहला, सभी मामलों में लाल स्याही से लिफाफों पर देर से प्राप्त या विलंबित शब्द लिखा जाता है। दूसरा, विलंबित और देर से प्राप्त दोनों प्रकार के निविदा को रजिस्टर में उपयुक्त टिप्पणी दी जाती है। तीसरा, देर से प्राप्त निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाती है। निविदा फर्मों की कीमत।
निविदा फर्मों का मूल्य निविदा की अनुमानित लागत के अनुसार होती है, जो निम्न है। नोट: यदि उक्त फॉर्म डाक से मंगाए जाते हैं तो 100 रुपये अतिरिक्त प्रभार लगेगा। बयाने की राशि: अर्नेस्ट मनी की जमानत की राशि। बयाने की राशि: ठेकेदारों द्वारा निविदा के साथ जो राशि जमा कराई जाती है उसे बयाने की राशि कहते हैं। बयाने की राशि जमा कराने का उद्देश्य यह है कि यदि निविदा मंजूर की जाने के बाद ठेकेदारों द्वारा जमानत की राशि जमा नहीं कराई जाती है और समय पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो रेलवे को होने वाली हानि की भरपाई हो सके। वर्तमान में अर्नेस्ट मनी अनुमानित टेंडर लागत का 2% है, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांकित किया जाता है। 10 करोड़ से अधिक राशि पर सिर्फ 1% है। बयाना की राशि स्वीकार करना। बयाना की राशि निम्नलिखित रूप में स्वीकार की जा सकती है: नगद रोकड़ के रूप में जमा कराकर मनी रसीद द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें बाजार मूल्य से 5% कम पर स्टेट लोन बॉन्ड शामिल है। जमा रसीदें, भुगतान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट और गारंटी बॉन्ड जो या तो भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के हो सकते हैं। सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा निष्पादित गारंटी बॉन्ड या जमा की रसीदें। पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में जमा। राष्ट्रीय बचत पत्रों में जमा। 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र, 10 वर्षीय रक्षा जमा। राष्ट्रीय रक्षा जमा यूनिट ट्रस्ट सर्टिफिकेट बाजार मूल्य से 5% कम या अंकित मूल्य पर, इनमें जो भी कम हो। जमानत की राशि: निविदा मंजूर होने के बाद कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों द्वारा जो राशि जमा कराई जाती है उसे जमानत की राशि कहते हैं। जब टेंडर स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाता है तब ठेकेदारों को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हेतु बुलाया जाता है। उस समय ठेकेदारों ठेके की कुल राशि का 5% जमानत की राशि के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर ही एग्रीमेंट हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। शेष 5% राशि ठेकेदारों के प्रत्येक रनिंग बिल से भुगतान की जाने वाली राशि के 10% की कटौती तब तक की जाती है जब तक कि वह कुल ठेका राशि के शेष 5% तक न पहुंच जाए। कुल जमानत राशि 5/5 बराबर 10% ली जाती है। यदि सफल ठेकेदार चाहे तो अर्नेस्ट मनी को जमानत की राशि में समायोजित करा सकता है। यह राशि ठेकेदारों द्वारा संतोषप्रद कार्य पूरा करने के पश्चात और यदि रखरखाव की अवधि है तो उसके पूरा होने के पश्चात रेलवे के अन्य बकाया आदि का निस्तारण कर बैंक गारंटी बॉन्ड की दशा में उसे रिलीज कर दिया जाता है तथा नगद की दशा में राशि का भुगतान बिना ब्याज के ठेकेदारों को कर दिया जाता है। ठेका कॉन्ट्रैक्ट परिभाषा: जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर किसी कार्य को करने के लिए एक दूसरे को सूचित करते हैं तो ऐसी लिखित सूचना को करार कहते हैं। यदि ऐसा करार जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती तो वह ठेका बन जाता है, अर्थात ठेके में 2 व्यक्तियों में या फर्म के बीच किसी कार्य को करने या भंडार की आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव किया जाता है, वह कानूनी मान्यता प्राप्त हो उसे ठेका कहते हैं।
कानून के अनुसार ठेका लिखित रूप में होना चाहिए और उसका सत्यापन गवाहों द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार केवल वही करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं जो ठेके करने के लिए सक्षम पार्टियों की मुक्त सहमति से किसी विधि सम्मत प्रतिफल के लिए और विधि सम्मत उद्देश्य से किए जाते हैं, जिन्हें स्पष्ट शब्दों में शून्य घोषित नहीं किया गया है। यह व्यवस्था किसी ऐसे कानून के अध्ययन होती है जिसके अनुसार ठेका लिखित रूप में होना चाहिए और उसका अनुप्रमाणन साक्षियों द्वारा किया जाना चाहिए। एक अच्छे ठेके के सामान्य सिद्धांत। एक अच्छे ठेके में निम्न बातों का समावेश होना आवश्यक है। ठेकेदार को क्या, कहाँ, कब और किसकी संतुष्टि के लिए कार्य करना है कि अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। रेल प्रशासन का क्या कार्य है और किन शर्तों पर किया जाना है कि अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। भुगतान कब, किसे, कितना, किस माध्यम से, किसके लिए, कहाँ और किस प्रकार करना है एवं भुगतान का आधार क्या रहेगा की जानकारी होनी चाहिए। पर्याप्त पर्यवेक्षण, सरकारी संपत्ति की देखभाल और बाहरी हितों की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की हितों की सुरक्षा के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी क्या होगी की जानकारी होनी चाहिए। ठेकेदार की क्या जवाबदारी होगी की जानकारी होनी चाहिए। ठेके के लिए मानक फर्मों का उपयोग किया जाना चाहिए और उनकी शर्तों की पहले से अच्छी तरह जांच कर ली जानी चाहिए। किसी पार्टी द्वारा ठेका शर्तें भंग करने पर अपनाई जाने वाली पद्धति क्या होगी, विवाद का निपटारा कैसे होगा। ठेका कानून एवं वित्तीय सलाह के अनुसार होना चाहिए और कोई भी शर्त अनिश्चित, अस्पष्ट एवं असामान्य किस्म की नहीं होना चाहिए। ठेके में एक बार जिन शर्तों को शामिल किया गया है उनको बिना कानून एवं वित्तीय सलाह के परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। ठेकेदार को सौंपी गई रेलवे संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। लंबे समय के ठेके में इस शर्त का समावेश होना चाहिए कि रेल प्रशासन 6 महीने की नोटिस के करार समाप्त कर सकता है। ठेकेदार के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले सभी दावों को मंजूर या रद्द करने की शक्ति रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहनी चाहिए। ठेकेदारों के प्रकार। निर्माण कार्य के लिए ठेके 3 प्रकार के होते हैं। एक मुश्त ठेका, जब किसी कार्य के लिए एक मुश्त भुगतान पर एक निर्धारित अवधि में एक समय में पूर्ण करने के लिए जो ठेका दिया जाता है उसे एक मुश्त ठेका कहते हैं। इसके अंतर्गत ठेकेदार निर्माण कार्य सामान की सप्लाई एक निर्धारित समय में निश्चित धनराशि के करता है। ठेकेदार को धन प्राप्त होने पर उसकी जवाबदारी होती है कि वह निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई एक निर्धारित समय में लिए पूरा कर दे, चाहे इसके लिए उसे कितना भी काम या सामान की सप्लाई करना पड़े। ऐसे ठेकों में दरों या कीमतों का समझौता किया जाता है। यदि बाद में निर्माण कार्य या सामान की सप्लाई के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो एक मुश्त राशि उसी स्केल के अनुसार वृद्धि या कमी की जा सकती है। दर। अनुसूचित ठेका। इस प्रकार के ठेके में एक दर निर्धारित की जाती है। उसी निर्धारित दर पर निर्धारित अवधि तक
ठेकेदार को कार्य करना होता है। ठेकेदार को भुगतान उसी दर के अनुसार किया जाता है। इस ठेके में मात्रा और निर्धारित यूनिटों के दरों के आधार पर ठेके की राशि दर्शाई जा सकती है। फुटकर पीस वर्क ठेका, इसके अंतर्गत प्रति यूनिट दर निर्धारित की जाती है। इसमें इस बात का निर्धारण नहीं किया जाता कि कितना कार्य करना है या कितनी अवधि में कार्य करना है। रेलवे में इस प्रकार के ठेके प्रचलित हैं जब कार्य की प्रकृति छोटे छोटे यूनिटों में विभाजित करने जैसी होती है, तब इस प्रकार के ठेके दिए जाते हैं। इसमें ठेकेदार द्वारा जितने यूनिट का निर्माण किया जाता है उसी के अनुसार प्रति यूनिट की दर से भुगतान किया जाता है। भंडार की आपूर्ति के लिए ठेके दो प्रकार के होते हैं। दर ठेका, इसमें भंडार की सप्लाई के लिए दर का ठेका दिया जाता है। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर जब भी मांग की जाए निर्धारित अवधि में निर्धारित मात्रा में भंडार की आपूर्ति की जाती है। चालू रनिंग ठेका, इसमें भंडार की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में निर्धारित अवधि तक की जाती है। निर्धारित मात्रा में 25% का विचलन हो सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्र एजेंसी सर्टिफिकेट, सामान्यतः कोई भी कार्य बिना विस्तृत अनुमान स्वीकृत हुए प्रारंभ नहीं किया जाता है, परंतु कुछ कार्यों पर व्यय बहुत ही शीघ्रता से करना होता है, क्योंकि ऐसा न करने से किसी जान या माल की हानि पहुंच सकती है। सामान्यतः बाढ़, दुर्घटना या अन्य कारणवश रेल की पटरी नष्ट हो जाने से रेल यातायात ठप हो जाता है और संचार व्यवस्था भंग हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यातायात को तुरंत बहाल करने के लिए व्यय बिना समर्थ अधिकारी की स्वीकृति के किया जा सकता है। कार्यपालक इंजीनियर कार्य प्रारंभ करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर समर्थ अधिकारी के पास प्रशासनिक अनुमति एवं फंड की स्वीकृति के लिए भेजता है। यह रिपोर्ट आवश्यकता प्रमाण पत्र कहलाती है। इस रिपोर्ट में निम्न सूचनाएं होती हैं: कार्य का विवरण, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, किस कारण से यह कार्य इस श्रेणी में लाया गया, कार्य पर अनुमानित खर्च व विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने की तिथि। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।